मेरे प्यारे बच्चों, सुभागी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज के स्टडी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज कक्षा 12 के बच्चे इतिहास विषय के अंतर्गत पढ़ेंगे किसान, जमींदार और राज्य। क्या पढ़ेंगे? किसान, जमींदार और राज्य। किसान, जमींदार और राज्य का ये पार्ट 4 है, पार्ट 4 है, क्योंकि इसके पिछले वाले वीडियो में हम 3 भाग तक पढ़ा चुके हैं, ये चौथा भाग है। अब इसका एक टॉपिक है जमींदार, क्योंकि ये 3 टॉपिक जो पहले था उसमें किसान के विषय में बताया गया है, आज हम जमींदार के विषय में बताएंगे। क्या टॉपिक है? जमींदार। जमींदार अब आता है जमींदार क्या होते हैं। जमींदार आप लोग जानते हैं कि मुगल काल से ही जमींदारी व्यवस्था थी, अंग्रेजों के काल तक ही रही है। यानी मुगल काल से अंग्रेजों के शासन तक ये जमींदार बने रहे, उनकी व्यवस्थाएं बनी रही। मुगल काल में जमींदार अपने जमीन के मालिक होते थे। क्या होते थे? अपने जमीन के मालिक होते थे, जिन्हें ग्रामीण समाज में ऊंची हैसियत की वजह से कुछ सामाजिक और कुछ आर्थिक सुविधाएं उनको मिली थी। जमींदारों की समृद्धि की वजह थी उनकी विस्तृत व्यक्तिगत जमीन, उनके बड़े भूभाग की जमीन उन जमींदार के समृद्धि का साधन था, जिन्हें मिल्कियत कहते थे। क्या कहते थे? मिल्कियत नहीं, जो मिल्कियत कहते हैं वैसे मालकियत भी कहते हैं। आगे आप लोग देखें, जिसे अर्जित संपत्ति भी कहते हैं। जैसे कृषि द्वारा या कर द्वारा जो अर्जित संपत्ति है उसे हम मिल्कियत कहते हैं। अक्सर इन जमीनों पर, किन जमीनों पर? जमींदारों की भूमि पर। अक्सर इन जमीनों पर अगर देखा जाए तो दिहाड़ी के मजदूर या पराधीन मजदूर काम करते थे। कौन कौन? दिहाड़ी के मजदूर हैं या पराधीन अर्थात गुलाम करने वाले मजदूर हैं, वे इन जमींदारों के भूमि पर कार्य करते थे। और जमींदार इन जमीनों को अपने मर्जी के हिसाब से बेच भी सकते थे, अपने मर्जी के हिसाब से दूसरे को हस्तांतरण भी कर सकते हैं, या किसी अन्य के नाम से कर सकते थे, या उन्हें गरीबों को रख रखाव में कुछ भाग उन्हें दे भी सकते हैं। अब आगे देखें, जमींदार अक्सर राज्य की ओर से कर वसूल का काम करते थे। जमींदार क्या काम करते थे? राज्य की ओर से, शासन की तरफ से कर वसूलने का काम करते थे। इनके बदले में उन्हें वित्तीय मुआवजा मिलता था। कर वसूलने के बदले में उन्हें धन मिलता था। सैनिक संसाधन उनकी ताकत थी। उनको कुछ सैन्य संसाधन भी मिले थे, वही उनकी ताकत थी। अगर जो मजदूर, जो खेतिहर किसान अगर उनको कर देने में असमर्थ होता था तो अपने सैनिकों से जबरियन कर को वसूल कराते थे, या इस मजदूर या किसान को बंधक बनाकर अपने यहाँ बुलवाते थे, और फिर उसके बाद उसे समय देते थे उसको, जब फला दिन तक आपको कर दे देना है, नहीं तो आपकी जमीन, आपके घर को जब्त कर लिया जाएगा। और सैन्य संसाधन उनकी ताकत का एक जरिया भी था। और ज़्यादातर जमींदारों के पास अपने किले भी होते थे, और इन सैनिक टुकड़ियाँ उनके किलों में रहती थी, जिनमें घुड़सवार थे, तोपखाने और पैदल सिपाहियों के जत्थे पड़े हुए थे। अर्थात जमींदारों के यहाँ सैनिक टुकड़ियाँ भी रहती थी, जिसमें घुड़सवार सैनिक और पैदल सैनिक और साथ साथ तोपखाने भी उनके आवास पर रहता था। अब आते हैं, अगला टॉपिक है भू राजस्व प्रणाली। भू राजस्व प्रणाली
राजस्व प्रणाली क्या था, यानी अब देखा जाए तो मुगल साम्राज्य की अर्थव्यवस्था की ये बुनियाद थी। कौन? भू राजस्व प्रणाली। भू राजस्व प्रणाली मुगल काल के शासन व्यवस्था की बुनियाद थी। फलस्वरूप कृषि उत्पादन का नियंत्रण रखने के लिए और तेजी से फैलते हुए साम्राज्य के कई क्षेत्रों में राजस्व आकलन व वसूली के लिए यह आवश्यक था कि राज्य अपनी प्रशासनिक तंत्र खड़ा कर सके। क्यों? क्योंकि उनका क्षेत्र विस्तृत था। विस्तृत क्षेत्र से कर कैसे वसूला जाए, इसलिए एक राजस्व व्यवस्था किए थे जिसे हम मनसबदारी प्रथा भी कहते हैं। उन्हीं को हम मनसबदारी प्रथा कहते हैं। मनसबदारों द्वारा भूमि का आवंटन, भूमि के उर्वरा शक्ति का विकास और करों का निर्धारण इन्हीं के द्वारा होता था। भू राजस्व के इंतजाम में अगर देखा जाए तो दो चरण थे। पहला चरण था उसका निर्धारण करना, दूसरा था उसका वास्तविक वसूली। पहले जैसे ये लोग निर्धारण करते थे कि फला भूमि से फला जिसे गट्टा भी कहा जाता था, गाटा जिसे कहते हैं, वो फला गाटे से फला व्यक्ति के किसान के खेती से हमें इतना कर वसूलना है, इसलिए इस तरह से लोग कर का निर्धारण भी करते थे। लेकिन वास्तविक वसूली क्या होती थी उसका भी लेखा जोखा लोग रखते थे। जबकि निर्धारण रकम थी वह हासिल सचमुच वसूली गई रकम थी। निर्धारण रकम जितना थी वह सचमुच वसूली की गई रकम होती थी, लेकिन देखने में या प्रैक्टिकल तौर पर देखा जाए तो उतना वसूल नहीं हो पाता था। और मगर स्थानीय हालत की वजह से कभी कभी सचमुच में इतनी वसूली करना असंभव था। अब अकबर बादशाह ने अपने दूरदर्शिता के साथ साथ जमीनों का वर्गीकरण भी किया। ये जमीनों का वर्गीकरण कैसे किए थे कि इनके जमीनों को 4 भागों में बांटे थे। पहला क्या था? पहला पोलजर, दूसरा क्या था? परौती, तीसरा क्या था? चाचा, चौथा था बंजर। यानी मुगल काल में देखा गया या उसके बाद के कालों के समय में भी देखा गया तो भूमि का जो आवंटन किया गया था ये 4 भागों में किया गया था। पोलजर, परौती, चाचर और बंजर। पोलजर क्या था? पोलजर वह जमीन थी जिसमें वर्ष भर फसलें लगाई जाती थी। वर्ष भर, क्योंकि एक फसल कटने के बाद दूसरी फसल लगाई जाती थी, उस दूसरी फसल कटने के बाद तीसरी फसल लगाई जाती थी, अर्थात यह उपजाऊ भूमि होती थी। पोलजर में वर्ष भर खेती होती थी, पूरे साल उसमें खेती होती थी, तो इसमें कर की वसूली की रकम अधिक थी। क्योंकि यह उपजाऊ भूमि थी, इसमें साल भर कृषि कार्य होता था, वर्ष भर कृषि कार्य होता था, इसलिए इस पर कर जो है ज़्यादा मात्रा में लगाया जाता था। अब अगला था पोलजर। यह पोलजर क्या था? पोलजर हो गया परौती। परौती क्या था? परौती का अर्थ होता है जैसे परती लोग कहते हैं, वही परौती। परौती क्या था? परौती वो फसल होती थी, वह परौती भूमि होती थी जिस पर एक बार फसल लगकर अगर उसकी कटाई कर ली जाए, फिर उसके बाद दूसरी फसल उसमें नहीं लगाई जाती थी। उसको परती के रूप में या परौती के रूप में 6 महीने के लिए छोड़ दिया जाता था। फिर अगले 6 महीने के बाद फिर इसमें खेती की जाती थी, जिससे इसकी उर्वरा शक्ति बनी रहे। अगर हम एक फसल के बाद अगर दूसरी फसल का इस पर
इस परौती पर लगाते तो उतनी अच्छी फसल तैयार उस भूमि पर नहीं होती। इसलिए इसे एक फसल काटने के बाद उसको समय यानी कुछ समय के लिए परती छोड़ दिया जाता था, फिर उसके बाद उसमें फसल लगाई जाती थी। अब इसके बाद आता है चाचर। चाचर क्या है? चाचर वह भूमि थी जिस पर एक बार फसल लगाने के बाद, चाचर में एक बार फसल लगाने के बाद वह 1 या 2 साल, 1-2 लगभग 1 से 3 साल भी कह सकते हैं, उस पर कृषि कार्य नहीं होता था। 1-2 या 3 साल तक उस पर कृषि कार्य नहीं होता था, उसे वैसे ही छोड़ दिया जाता था। फिर उसके बाद उस पर उसमें फसलें लगाई जाती थी, तब उसमें फसल अच्छी होती थी, क्योंकि बार बार इसमें फसल लगाने से या इसमें उर्वरा शक्ति का ह्रास होता, जिससे फसल उसमें अपने अच्छी तरह से उसमें फसल नहीं तैयार होती थी। इस प्रकार ऐसी भूमि को हम चाचर कहते हैं। अब आता है बंजर। बंजर भूमि वह होती है जो उर्वरा शक्ति जिसमें नाम मात्र की होती है। बंजर भूमि में अगर एक बार खेती की जाती है तो लगभग 3 साल या 4 साल के बाद फिर उसमें अगली फसल लगाई जाती है। तब यानी 4 या 5 साल तक ये लगभग परती रूप में छोड़ दिया जाता था, उसके बाद उसमें फिर कृषि कार्य होती थी। इस तरह से बादशाह अकबर ने भूमि के आवंटन में इन 4 तरह के भूमि का आवंटन किया था। पहला फूलझर, दूसरा परौती, तीसरा चाचर और चौथा बंजर। ये प्रणाली अगर देखा जाए तो अंग्रेजों के समय भी ऐसे ही थी। ये लोग भी उसी प्रणाली को अपनाए थे और इसका आवंटन इसी तरह किए थे। अब आगे आप लोग देखें मनसबदारी प्रथा। मनसबदारी व्यवस्था, इसे मनसबदारी प्रथा भी कर सकते हैं, मनसबदारी व्यवस्था भी कर सकते हैं। मनसबदारी व्यवस्था क्या थी? मुगल प्रशासनिक व्यवस्था के शीर्ष पर एक सैनिक नौकरशाही तंत्र था, जिसे हम मनसबदारी कहते हैं। मुगल कालीन में अकबर के समय अगर देखा जाए तो उनके प्रशासनिक व्यवस्था में एक सैनिक जो नौकरशाही तंत्र था, उसे हम क्या कह सकते हैं? मनसबदारी व्यवस्था, जिस पर राज्य के सैनिक और नागरिक मामलों की जिम्मेदारी थी। जिस पर देखा जाए तो राज्य के सैनिकों की और राज्य के नागरिकों की व्यवस्था इनके ऊपर थी, अर्थात इनकी जिम्मेदारी इन्हीं मनसबदारों के अंतर्गत आता था, जिन पर राज्य के सैनिक और नागरिक मामलों की जिम्मेदारी थी। कुछ मनसबदारों को नगद भुगतान दिया जाता था, जबकि इनमें से ज़्यादातर साम्राज्य के अलग हिस्सों से राजस्व के आवंटन के जरिए भुगतान भी किया जाता था, और तथा समय समय पर उनका तबादला भी किया जाता था। कहने का अर्थ है इन जो मनसबदार प्रथा के अंतर्गत जो भी नौकरशाही शासन व्यवस्था के अंतर्गत जो भी लोग थे, इनको या तो नगद बादशाह की तरफ से या शासन की तरफ से नगद भुगतान किया जाता था, या किसी राज्य को दे दिया जाता था। उस राज्य से कर वसूली कराने के बाद उसके करों से इनको वेतन के रूप में दिया जाता था। अब आता है अबुल फजल। अबुल फजल की जो रचना है आइन-ए-अकबरी, जबकि इनकी 2 रचना है, आइन-ए-अकबरी और अकबरनामा, 2 लिखे हैं। पहले आइन-ए-अकबरी और अकबरनामा दोनों के विषय में इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ाएंगे। पहले टॉपिक आप लिख लें आपको।
टॉपिक है अबुल फजल। अबुल फजल आइन-ए-अकबरी के लेखक थे। और अकबरनामा, ये दो पुस्तक थी। अकबरनामा और आइन-ए-अकबरी, यानी अबुल फजल की किताब जो आइन-ए-अकबरी हमको क्या आईना दिखाती है, तो मुगल काल में बहुत बड़े ऐतिहासिक और प्रशासनिक परियोजना का परिणाम आइन-ए-अकबरी था। क्योंकि आइन-ए-अकबरी में मुगल शासन का पूरी व्यवस्था को लिखा गया था। इतिहास लिखने के एक ऐसा बृहत्तर परियोजना थी, कौन? आइन-ए-अकबरी, जिसका पहले अकबर ने किया था, और इस परियोजना का परिणाम था अकबरनामा। इस परियोजना का परिणाम था आइन-ए-अकबरी के बाद अकबरनामा को लिखा गया। अकबरनामा जो है 3 जिल्दों में रचा गया है। पहली दो जिल्द जो है ऐतिहासिक दास्तान पेश करती है, यानी उस समय के मुगल काल के ऐतिहासिक वर्णन को पेश करती है। तीसरी जिल्द का है आइन-ए-अकबरी के शाही नियम कानून के जो सारांश है और साम्राज्य के एक राजपत्र की सूरत में संकलित किया गया। अर्थात तीसरी जिल्द क्या है? जो मुगल शासन के जो शासन व्यवस्था है, प्रशासन है, उसका सारांश लिखा गया है, और राजपत्र को भी इसमें वर्णन किया गया है। अब आइन-ए-अकबरी के विषय में देखें, आइन-ए-अकबरी के मामले में विस्तार की चर्चा करें तो दरबार, प्रशासन और सेना का संगठन इस आइन-ए-अकबरी में किया गया है। ठीक है। और अकबरी साम्राज्य के प्रांतों का भौगोलिक लोगों के ऐतिहासिक वर्णन इसमें मिलता है, और उसके साथ साथ प्रशासनिक व्यवस्था भी आपको देखने को मिलता है कि मंजिल आबादी के नाम से पहली किताब शाही घर परिवार और उसके रख रखाव की ताल्लुक रखती है। अर्थात आइन-ए-अकबरी शाही के परिवार की व्यवस्था और उसके रख रखाव की व्यवस्था का वर्णन आइन-ए-अकबरी करती है। इसके अंतर्गत आप लोग देखेंगे इस भाग में शाही अफसर जिन्हें मनसबदार कहा जाता है, विद्वानों और कवियों और कलाकारों का संक्षिप्त जीवन परिचय है। आइन-ए-अकबरी में अगर देखा जाए तो प्रशासनिक व्यवस्था के साथ साथ, शासन व्यवस्था के साथ साथ जो मनसबदार हैं, विद्वान हैं, कवि हैं, और कवि के साथ जो अन्य लोग भी हैं, उनकी व्यवस्था का वर्णन इसमें मिलता है। और साथ ही साथ इसका जो दूसरा भाग है, इसमें आप लोगों को तीसरा भाग में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि मुल्क आबादी का वह भाग है जो साम्राज्य प्रांतों की वित्तीय पहलुओं तथा राजस्व के दरों के आंकड़ों का विस्तृत जानकारी देती है, और जिसमें 12 प्रांत हैं। 12 प्रांतों का व्याख्यान इस आइन-ए-अकबरी में आपको मिलेगा, और जिसमें प्रशासनिक वित्तीय इकाइयाँ, सरकार, परगना, महल, इस सब के भौगोलिक स्थिति का वर्णन इस आइन-ए-अकबरी में आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ आप देखें तो स्थल कृतियाँ, धार्मिक रेखाचित्र भी शामिल है। सूबे की विस्तृत जानकारी आपको आइन-ए-अकबरी देता है, और इसके नीचे की इकाइयों और सरकारों के बारे में भी आइन-ए-अकबरी हमें बताती हैं। इस सूचना को तालिकाबद्ध द्वारा 8 भागों में
पहला है आपको परगनाथ, जिसे परगना कहा गया है। दूसरा आपका मिलेगा किला, तीसरा क्या है, पहला परगनाथ है, दूसरा किला है, तीसरा है अराजी। अराजी क्या होता है, जमीन एक पैमाइश, जमीन की पैमाइश जो की होती है उसी को हम अराजी कहते हैं। और इसके बाद चौथा आपका है नगदी। नगदी क्या है, यह लोगों का वेतन जो है नगद रूप यानी नगद मुद्रा के रूप में भी दिया जाता था, या जमीन दी जाती थी, या धन भी आवंटन किया जाता था। पांचवा आपको मिलेगा, पांचवा आपका है सुयुगल, शिवरगल। पांचवा आपका शिवरगल है। और जो शिवरगल क्या होता है, जो दान दिया जाता है सरकार द्वारा, जो अनुदान रूप में दिया जाता है, ये सब शिवरगल के अंतर्गत आते हैं। छठवां आता है जमींदार है। छठवां जमींदार है। और सातवां तथा आठवां, सातवां तथा आठवां क्या है, सातवां और आठवां जमींदारों की जातियां, जमींदारों की जातियां, सैनिक व्यवस्था, घोड़दौड़। देखिए वीडियो, जमींदारों की जातियां, सैनिक और सैनिक के साथ वो सब आते हैं। हाथी, रथ, पैदल, यानी ये सब आते हैं। हाथी, रथ, पैदल और अश्व, घोड़े, ये सब सैनिक इनके अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार आईने अकबरी में अकबर के शासन का, अकबर के प्रशासन का पूरा व्यवस्था आपको आईने अकबरी में मिलता है। साथ ही साथ अकबरनामा में भी आपको उसके प्रशासनिक व्यवस्था के झलक देखने को मिलते हैं। इस प्रकार अबू फजल द्वारा जो लिखा गया आईने अकबरी और अकबरनामा मुगल कालीन के प्रशासन व्यवस्था का वर्णन करता है। तो प्यारे बच्चों, आज आप लोग जमींदार, किसान, जमींदार और राज्य के अंतर्गत आप अबुल फजल की जो किताब आईने अकबरी और अकबरनामा के विषय में जो जानकारी आपको मिली है वो राज्य के अंतर्गत थी। इस प्रकार आपका किसान, जमींदार और राज्य का ये पाठ समाप्त होता है। अगले पाठ की व्याख्या अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।